हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन तो बाजार क्लोज ही रहता है, आपको पता ही है। सैटरडे कल भी क्लोज ही रहेगा। बट यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन चल रहा है क्वार्टर वन के रिजल्ट्स का। एंड आज के दिन भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपनी के नंबर सामने आने वाले। इनफैक्ट बहुत सारे कंपनी के नंबर ऑलरेडी आ भी चुके हैं। चलिए एक एक कंपनी को अभी हम लोग अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। एंड उसमें से पहला स्टॉक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आईसीआईसीआई बैंक। यस दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर सामने यहाँ पे आ चुके होंगे। शायद से आपने नंबर खुद से पढ़ भी लिए होंगे। एंड देख लेते हैं नंबर कैसे रहे। एंड हमेशा की तरह आपको पता ही है, नंबर्स में देखा गया तो एक होता है लॉन्ग टर्म कैटेगरी के नंबर्स एंड एक होते हैं मतलब शॉर्ट टर्म वाले क्या सोचते हैं। ठीक है, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप सभी लोगों को पता ही है आईसीआईसीआई बैंक कितना शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। तो एक नंबर इधर उधर होने से आपको कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ता है। हाँ, शॉर्ट टर्म वाले क्या सोचते हैं, इसके हिसाब से मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग को रिएक्शन जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम लोग दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। एंड जब भी हम लोग बैंक के नंबर पढ़ते हैं, आपको पता ही है एनपीपी मतलब सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी देखकर काम नहीं चलता है। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि बैंक के प्रॉफिट्स तो बहुत अच्छे हैं, फिर भी बैंक का शेयर में गिरावट क्यों हुई। तो दोस्तों उसके पीछे का रीज़न होता है कभी कभी एनपीए का बहुत ज़्यादा शूट होना या फिर प्रोविजन का बहुत ज़्यादा शूट होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर जरूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे फॉर्मेलिटी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियली नंबर्स को हम लोग स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं सीक्वेंस जून, फिर मार्च, फिर जून का सीक्वेंस है। ठीक है, ये जो भी जो ये फिगर्स रहेंगे ये सब कुछ हम लोगों को करोड़ों में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट को आप जरूर यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टोटल इनकम के साथ। कितना इनकम कमाया है, ठीक है, 38,762 करोड़ के आसपास टोटल इनकम यहाँ पे बैंक ने कमाया, जो कि पिछले क्वार्टर में था 36,000 एंड उसके पहले एक साल पहले 28,000। क्या कमाल का परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों। मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ 10,000 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को जंप देखने को मिला है। 10,000 करोड़ का। ऑब्वियसली ये इनकम की बात हो रही है क्योंकि खर्चे भी इसमें से हटाए जाएंगे, बट फिर भी जब आपका इनकम इतना सॉलिड होता है तो आपके आगे के आने वाला जो बोलते हैं ना ईपीएस रहता है, अर्निंग्स रहते हैं, वो भी अच्छे आने का अनुमान बढ़ जाता है। अगर आपका इनकम ही कम है तो फिर आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एनीवेज कंपनी का क्वार्टरली ईयरली इनकम तो ने तो कमाल ही परफॉर्मेंस दिखा दिया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक्सपेंसेस कैसे। तो टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसमें कितना है 24,000 करोड़, 22,000 करोड़, 18,000 करोड़। ठीक है, इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। अभी लॉस की क्या ही बात करें, कंपनी तो प्रॉफिटेबल ही है। तो चलिए प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट तो कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14,139 करोड़। ठीक है, उसके पहले कितना था 13,826 या फिर 27 जैसा आप बोल सकते हैं, और उसके पहले 10,308। तो आप देख लीजिए 10,308 कितना बन गया 14,139 करोड़ एंड 13,826 कितना बन गया 14,139। मतलब क्वार्टरली भी बहुत अच्छा है एंड ईयरली भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिल रहा है। बट ये तो एक नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अभी असली चीज़ सामने आने वाली है एंड वो है दोस्तों पॉइंट नंबर 8, प्रोविजन। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। प्रोविजन की अगर हम लोग बात करें तो शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा लोन है जो कि वापस ही नहीं आ रहा है एंड शायद से आप इसको जितना हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी बोल रहे हैं 14,000, 13,000, 10,000 उसमें से हटा दो, शायद से नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है कि मतलब 100% पैसा डूब गया, नहीं, पर 99.9% आप पकड़ कर चलो नहीं आएगा। कितना 1292 करोड़। लास्ट टाइम कितना था 1,600 करोड़ और उसके पहले लगभग 1,140 करोड़। ऑब्वियसली मतलब ये जितना कम उतना अच्छा। इसका अर्थ है कि ये फंसा हुआ पैसा है जो शायद से वापस नहीं आएगा। पहले देखिए कितना 1,600 हुआ करता था, इस वक्त 1,200। हाँ डेफिनेटली एक साल पहले ये 1,150 के आसपास हुआ करता था, जो कि अभी लगभग 1,300 के आसपास देखने को मिल रहा है। बट स्टिल हम बोल सकते हैं ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इतना कोई एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रोविजन बड़ा नहीं है, जो कि एक चीज़ दर्शाती है कि येस बैंक अच्छे लोगों को लोन दे रही है एंड अच्छी तरीके से रिकवरी करने की भी कोशिश यहाँ पे हो रही है। चलिए ये प्रोविजन सब कुछ हटने के बाद हमें एक और प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद सरकार को टैक्स देना पड़ेगा एंड फाइनल प्रॉफिट जो कि आप लोगों को अलग अलग वेबसाइट न्यूज़पेपर के ऊपर छाते हुए देखने को मिल जाएगा, वो है ये वाला प्रॉफिट। कितना है 9,648। लास्ट टाइम कितना था 9,122 पकड़ लीजिए चलिए, एंड उसके पहले 6,904। तो देखिए 6,900 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में हो गया 9,648 करोड़ का प्रॉफिट। और 3 महीने पहले था यही प्रॉफिट
लगभग 9122, इस वक्त कितना हो गया 9648। मतलब मुझे तो ये नंबर बहुत कमाल के लगे। मुझे फर्क नहीं, देखिए मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मंडे को क्या होगा, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म वालों को फर्क पड़ता है। शॉर्ट टर्म वालों ने अगर ये सोचा होगा अरे नहीं हमने तो 10,000 चाहिए था, ये तो 96 आ गया, तो वो तो अपनी पोजीशन कट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म वालों ने उसके चलते प्रभावित नहीं होना होता है। लॉन्ग टर्म वाले कब डर जाते हैं कि कंपनी में हाँ कुछ ज़्यादा ही सीरियस इशू हो गया, तो फिर हम लोगों ने मतलब विचार करना होता है। वरना अगर देखा गया तो हमारी जो जर्नी रहेगी वो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। इस प्रकार के नंबर देख के हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यू आप चाहो तो कर सकते हैं, बट फिर भी एनपीपी देखना होता है। उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी कमाल का हो गया, प्रोविजन भी ठीक ही है, ईयरली थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है, बट इट्स फाइन, मुझे इससे इतनी कोई आपत्ति नहीं है। एंड एनपीए अभी देख लेते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट। अगर आपको ईपीएस देखना है, अच्छा ईपीएस दिखाओ सर, ईपीएस बहुत सारे लोग बोलते हैं ईपीएस क्या ही रहेगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी देखा वही तो ईपीएस रहेगा। मतलब 13.80, 13 एंड उसके पहले 9.93। सो ईयरली क्वार्टरली वही सीन रहेगा, कोई बदलाव नहीं। अभी आ जाते हैं मेजर चीज़ के ऊपर, ग्रॉस एनपीए, ठीक है। नेट एनपीए तो नीचे एडजस्टमेंट के हिसाब से लाया जाता है, तो किधर है ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस एनपीए, ये देखिए। तो ये दोस्तों परसेंटेज के फॉर्म में अगर मैं बात करूँ, एक काम कर लेता हूँ, जूम ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो कितना है 2.76, लास्ट टाइम था 2.81 और उसके पहले था 3.41। सो आप देख सकते हैं ग्रॉस एनपीए कंपनी का ईयरली भी कम हुआ है एंड क्वार्टरली भी कम होते हुए देखने को मिला। ये बहुत ही शानदार डेटा होता है, ठीक है, क्योंकि यही से सारी चीज़ें फिर मतलब बोलते हैं ना, जो प्रोविजनिंग बढ़ती है वो यही से होती है, ठीक है। जितना आपका एनपीएस का मतलब टाइम बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। एनपीए का जन्म कब होता है 90 दिन के बाद, उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज होती है कि और अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो आपको और प्रोविजन करना पड़ेगा, और हुआ तो और प्रोविजन करना पड़ेगा। एंड एक लिमिट होता है कि 3-3 साल के बाद अगर फिर भी पैसा नहीं आ रहा है तो फिर आपको पूरा 100% ही प्रोविजन करना पड़ता है, उसको लॉस असेट ही माना जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली जितना एनपीए कम रहेगा उतना ही आपका प्रोविजनिंग भी फ्यूचर का कम आ जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा संकेत यहाँ से भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक का परफॉर्मेंस एनपीपी के हिसाब से बहुत ही धाकड़ और कमाल का देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू मतलब क्या, ये तो रिजल्ट मैंने ओपन किया, रेवेन्यू रहना चाहिए किधर, तो ठीक है यहीं पे मिल जाएगा। ये देखिए सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कि कंपनी ने जो 38,000 करोड़ कमाए, 700 करोड़ या फिर 36,000 करोड़, इसके पहले 28, तो कहाँ कहाँ से वो कमाए हैं। और देखा गया तो अलग अलग पिलर से वो कमाते हैं, बट सबसे इनका मेजर चीज़ क्या है, हार्ट क्या है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, क्यों ये इतने सक्सेसफुल बैंक है, यस क्योंकि ये रिटेल बैंकिंग की ओर ज़्यादा फोकस देते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट भी इसी में काम करते हैं अभी। सो रिटेल बैंकिंग मतलब क्या, आम जनता को यहाँ पे लोन देता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। इसके दो फायदे हैं कि आम जनता यूजुअली डिफॉल्ट नहीं करती, यूजुअली इनसे सब कुछ सिक्योरिटीज लिए जाते हैं, आपको पता ही है कैसी चीज़ें चलती है, ठीक है। बड़ा इंसान भाग गया देश छोड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता ही क्या होता है करके। बट आम जनता की बात करें, सब कुछ लिया जाएगा, गारंटर वेरेंटर सब कुछ। तो पैसा अगर डूब भी गया तो अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी होता है, ज़्यादा पैसा डूबता नहीं है। एंड सेकेंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि पैसे डूबने, अगर डूब भी गया तो कितना डूबेगा, ठीक है, छोटा मोटा ही अमाउंट तो डूबेगा। कोई कॉर्पोरेट डूब जाता है पूरा का पूरा तो सीधा 1,000 करोड़ गया, 2,000 करोड़ गया, तो वैसा झटका नहीं लगता। इसलिए रिटेल बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिटेल बैंकिंग क्या है, तो चलिए वही चेक कर लेते हैं। 31,000 करोड़, 28,700 करोड़, 23,388 करोड़, मतलब ईयरली रिटेल बैंकिंग बढ़ रहा है। रिटेल बैंकिंग बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर रिटेल बैंकिंग में अगर गिरावट होना शुरू हो गई तो फिर बोलते हैं ना, एक अननेसेसरी बहाना मिल जाएगा, अरे बैंक अच्छा नहीं कर रही करके, बट नहीं, रिटेल बैंकिंग ने भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। मतलब सब कुछ अगर मैं जोड़ जाड़ कर बोल दूँ दोस्तों, तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा खासा दिखने को मिल रहा है, ठीक है। वो नेट इंटरेस्ट इनकम, वो मार्जिन, वो सारी चीज़ें चलती रहती है, बट ओवरऑल जो मेन क्रक्स था रिजल्ट का वो मैंने आपके सामने रख दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी के पास आईसीआईसीआई बैंक होगा तो इस नंबर को देखकर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए यहाँ पे। इसका अर्थ ये नहीं होता कि स्टॉक कभी नीचे नहीं आएगा। अभी 4,000 मतलब 4 डिजिट में चला गया है 1,000 का, तो वापस 3 डिजिट में नहीं आएगा। अगर ये वापस 800 पे आ गया मैं तो फंस गया, अरे ये चलता रहता है शेयर मार्केट में। अगर आपका लक्ष्य बहुत लंबा है तो फिर आप जरूर इस नंबर के प्रति आपको कोई दिक्कत तो वैसी होनी नहीं चाहिए। ये तो मैं मेरे साइड से बोल रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो अगर हम लोग बात करें आईसीआईसीआई बैंक ने फ्राइडे के दिन, यस, जो मुझे हमेशा एक जो चीज़ यहाँ पे लगती थी कि आईसीआईसीआई बैंक 4 डिजिट में ज़रूर जाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसने ये परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया। और भी कुछ स्टॉक्स यहाँ पे लगते थे, अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो नहीं गए हैं। कुछ कभी कभी एक्सटर्नली कुछ चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, बट फिर भी आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत ही अच्छा खासा सक्सेस हासिल किया है। 5 साल का रिटर्न भी देखेंगे तो 250% के रिटर्न से सभी बैंक्स को मतलब बोलते हैं ना पछाड़ कर यहाँ पे बहुत
एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को आप में मिली है और बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो टॉप लेवल से छोटा मोटा गिरावट अगर हो भी गया, क्योंकि एस्टिमेट्स के हिसाब से कुछ भी होते रहते हैं ना, ठीक है, तो इसके चलते ज़्यादा पैनिक में होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें, चलो कुछ एस्टिमेट्स देख लेते हैं। अभी ब्लूमबर्ग की बात करें तो क्या वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो देख लेते। तो प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे 9,222 करोड़। ये देखिए, लाइकली टू पोस्ट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 9,222 करोड़। कितना आया? 9,222 करोड़ के बदले 9,650 करोड़ पकड़ लो। मतलब एस्टिमेट्स को भी क्या कर दिया? बीट कर दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म वाले भी यहाँ पे खुश हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, बट बैंकिंग में एक चीज़ होती है कि हाँ, एनपीए की बात करें या फिर प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें तो एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि एस्टिमेट्स में काउंट यहाँ पे नहीं किया जाता है, क्योंकि वो टफ होता है जज करना, कैलकुलेट करना, क्योंकि वो प्राइवेट डेटा होता है। ये जो लोग पूछते, बहुत अच्छा सवाल किसी ने पूछा था कि एनपीएस एंड प्रोविजनिंग इतना कोई मतलब एस्टिमेट करता है बट एकदम ज़्यादा लोग नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप किसी को लोन देते हो, अगर वो नहीं आ रहा है, ये सारा एकदम प्राइवेट सीक्रेट डेटा होता है दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि वो पब्लिकली किसी को भी शेयर कर दे। तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी जैसा ही डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को मिल जाता है। एनीवेज, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो दाव लगाते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। इतना कमाल का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस तो 40% की ग्रोथ है। देख लेंगे मंडे के दिन यहाँ पे क्या होता है। मुझे तो नंबर्स बहुत ही कमाल के लगे हैं। एनीवेज, देन अगर हम बात करेंगे तो बाकी जो पीयर बैंक्स है उसमें नंबर 1 पे कौन है? एचडीएफसी बैंक। लिटरली आईसीआईसी बैंक ने एचडीएफसी बैंक को मतलब बोलते हैं ना, उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी जिस प्रकार का परफॉर्मेंस है। ठीक है, और अभी तो उन्होंने ये मर्जर कर दिया, वरना ये तो मुझे लगता था कि आईसीआईसी बैंक धीमे धीमे करके जो गैप था इनके बीच का, आपको पता है, बहुत ही मतलब पहले बहुत बड़ा गैप था। ये आईसीआईसी बैंक तो पहले तीसरे नंबर पे हुआ करता था। अभी कोटक को भी देखिए कितना बुरी तरीके से उसने फचाड़ दिया। कोटक से भी ये डबल बड़ी बैंक बन गई मार्केट कैप के हिसाब से। अभी ये इन्होंने मर्जर कर दिया, इसीलिए इनका 12-12.5 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। किसका? एचडीएफसी बैंक का। वरना कितना था ये? 8-8.5 के आसपास, और आईसीआईसी बैंक 7 के करीब। सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का गैप बचा था, और जिस फॉर्म में आईसीआईसी बैंक चल रहा था, ये नंबर 1 बैंक भी यहाँ पे सामने आ सकता था। बट अभी फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि पोस्ट मर्जर 12.5 लाख करोड़ के आसपास का ये हो चुका है मार्केट कैप की बात करें। बट एनीवेज, इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हैं। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे यस आईसीआईसी बैंक का एडीआर। अभी देखिए, ये यूजुअली कैसा होता है कि हम हमेशा अमेरिकन बाजार में चेक करते हैं कि क्या चलता है करके, बट आईसीआईसी बैंक का एडीआर तो कब खुलेगा? यस, मंडे को जब 7 बजे बाजार स्टार्ट होगा तभी आप लोगों को एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। शाम की मैं बात कर रहा हूँ। सो अमेरिकन बाजार वाले क्या करेंगे? यस, हमारे इंडियन बाजार का जो आईसीआईसी बैंक है उसको चेक करेंगे कि इसका रिएक्शन नंबर के प्रति क्या होता है, तो उनको एक अनुमान आ जाता है ट्रेडर्स को। सो ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। ऑब्वियसली जिन जिन कंपनी के नंबर सैटरडे के दिन आ जाते हैं, उनका एडीआर अगर अमेरिकन बाजार में ट्रेड हो रहा है तो वो हमारे बाजार को देखकर ही ये सारी चीज़ें करते थे। एचडीएफसी बैंक में भी यही हुआ करता था। इस वक्त पोस्ट मर्जर पहली बार ऐसा हुआ कि एचडीएफसी बैंक ने मंडे के दिन यहाँ पे नंबर पेश किए करके। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ हो गई। सो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। बहुत ही शानदार नंबर है। शॉर्ट टर्म वालों को भी वैसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया, मोमेंटम भी बहुत ही पॉजिटिव है। बाजार अगर थोड़ा पॉजिटिव अगर अच्छा चल जाता है तो आईसीआईसी बैंक के भी नंबर्स को मतलब ऊपर लेके जाने के लिए शेयर को थोड़ा बहुत अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। देख लेते हैं अभी मंडे के दिन क्या होता है। आप अपनी राय भी जरूर चाहो तो कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि आपको इस बैंक के प्रति ये नंबर कैसे लगे करके। और दोस्तों, वीडियो को क्विट करते करते फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, हाँ, इस चैनल पे भी विजिट करना। आज के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है कि पहले आप कैसे पता करें कि कौन से शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैंने आप लोगों को सिखाए हैं। जरूर इसको सीख लेना। वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझने को और सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।